हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। पिछले लेक्चर मैंने आप लोग को 2018 के हिंदी का प्रीवियस पेपर मैंने कराया था और आज हम लोग देखेंगे, आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे 2019 का प्रीवियस पेपर हम लोग देखेंगे हिंदी का। अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझते चलेंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इस तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे, मैं आप लोगों को लिए हिंदी के साथ साथ इसके बाद ईवीएस हम लोग करेंगे, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट अगर हमारा अच्छे से कंप्लीट रहेगा तो हमारा अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और मेन मुद्दे पर हम लोग आएंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी हम लोग देखेंगे, हिंदी को अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही सही अनुक्रम है, मतलब सही जो क्रम है वो कौन सा सही होगा। तो सही आपका देखिए, आपका देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन आपका बी होगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, ये सब आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए ये अच्छे तरीके से दिया है, एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से कवर करेंगे हम लोग, ठीक, क्योंकि मेन मुद्दा हमारे यहीं से शुरू होता है। अरे देखिए, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की प्रकाशन वर्ष के सही क्रम, सही अनुक्रम में रचनाएं हैं। अब देखिए इसका एक टाइमिंग दिया है, रचना और इधर प्रकाशन वर्ष, पब्लिश कब किस समय हुआ था। तो हो सकता है कि पेपर को अगर टफ बनाना चाहे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मधुशाला जो हुआ था 1935 में, मधुबाला हुआ था 1936 में, मधुकलश 1937 में और निशा निमंत्रण 1938 में, यानी एक एक साल का गैप देकर के ये हुआ था। उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को समझ में आ। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 32 को देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है देखिए कि सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करने को पूछा है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका डी राइट होगा। डी होगा देखिए, यानी कि सी, यानी कि पहले का सी पे जाएगा। पहले का हम क्या करेंगे, सी पे मिलाएंगे, पहले का सी होगा और ए का 2 पे जाएगा, दूसरे का ए पे जाएगा, ठीक, और बी का हमारा जाएगा तीसरे पे, बी को हम ले जाएंगे तीसरे पे, ठीक। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, एक्सप्लेन में अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक। एक्सप्लेन को हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया अच्छे तरीके से, एक्सप्लेन को हम देखेंगे। दी गई साहित्यिक संस्थाओं एवं उनके स्थापना वर्ष का सुमिलित है। देखिए पहला ही हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1883 में। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, ये 1918 में हुआ था, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, नोट करके दिया है। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सन 1936 में ईस्वी में वर्धा यानी महाराष्ट्र में हुई, परंतु प्रश्न में 1918 दिया गया है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से हमको यहाँ 1918 जो दिया है इसको हमें ध्यान रखना है, ये त्रुटिपूर्ण है। तो हमको क्या लगाना है, अगर राइट अगर आंसर है तो 1936 राइट होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा आप लोग। उम्मीद होगी चीज आप लोग को समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, तुलसीदास की रचना, तुलसीदास के रचनाकार हैं, यानी पिछले वाले लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया था, इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सी ऑप्शन दे, तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह निराला द्वारा रचित लंबी कविता है। यह निराला कृति रचनाओं में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है। निराला द्वारा रचित अन्य रचनाएं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, उकुरमुत्ता, एक उकुरमुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक। अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या, काकली, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है, ठीक। लेकिन एक कुकुरमुत्ता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34,
अन्याय से अन्याय आत्मकथा किसकी है? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी राइट होगा, प्रभा खेतान का। अन्य से सिर्फ अन्य से अन्य अनन्या, यानी सॉरी, एक मिनट, इसमें देखिए एक्सप्लेन में किस तरह के दिया है और यहाँ क्वेश्चन में कैसे दिया है। अन्याय से अनन्या, ठीक। अन्य से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतानी। देखिए मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से हम देखेंगे। तो इसमें देखिए दिया है आत्मकथा प्रभा खेतानी की है। यह आत्मकथा जीवन के अनछुए पहलुओं को बेबाकी के साथ प्रकट करती है। इसका प्रकाशन अगर पूछे तो हमारा ये 2007 में हुआ इसका प्रकाशन, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, अन्या से अनन्या आत्मकथा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कैसे दिया है, यहाँ पे दोनों दोनों को अच्छे ध्यान में रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? एक वाक्य किसका देखें हम लोग, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका सही है, रैदास रैदास जी का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। रैदास द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास रैदास आकाश शर्मा, करे कि आकाश धर्मा धर्मा गुरु रामानंद के शिष्य थे। अब इसे पूछ सकता है आपसे कि रैदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो आप ध्यान रखिएगा, आकाश धर्मा गुरु रामानंद के शिष्य थे। ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, उम्मीद होगी कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें देखिए आपका तद्भव पूछे तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तो खेत खेत जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र। अगर खेत का तत्सम पूछे तो क्षेत्र होता है। शेष शब्द प्रभुनाथ एवं त्रिकुटी तत्सम शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, धड़ाम। धड़ाम शब्द है देशज। चलिए इसको एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से। 37 यहाँ देखिए दिया अच्छे तरीके से, धड़ाम शब्द देशज है, देशज शब्द है। लाश तुर्की शब्द इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखिएगा। लाश तुर्की औरत शब्द जो है अरबी है, और पतलून अंग्रेजी के शब्द हैं। कुछ महत्वपूर्ण देशज शब्द हैं जैसे खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, जूता इत्यादि, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। और ये भी लाश भी पूछ सकता है, लाश कौन सा शब्द है, तुर्की, औरत हमारा अरबी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, यही घूम घुमा के पूछता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? तो आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, आप लोगों ने सॉन्ग भी सुना होगा इसका, ठीक। चलिए तो ये ऑप्शन ए आपका ए राइट होगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें देना, अच्छी चीज देना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन ए हम देखें, छछूंदर के सिर पर चमेली तेल का इस लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। मतलब व्यक्ति अयोग्य है, उसको अच्छी चीज देने तो क्या करेगा, उसको रद्द कर देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी, ऋक प्लस वेद। ऋक यानी ऋग्वेद का ऋक प्लस वेद, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, तो ऋग्वेद, ठीक। और इसे आपको पूछ सकता है। उदाहरण में कह रहे हैं कि संधि विच्छेद का अन्य उदाहरण सत प्लस वाणी यानी सदवाणी, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, सच प्लस यंत्र
षड्यंत्र, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब किसके हैं? व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखेंगे। आप विपत्ति शब्द में समास है। आप विपत्ति शब्द में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विविध समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। ठीक, देखिए प्रीवियस पेपर से ये पता चल रहा है बार बार क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को बार बार जब करेंगे तो आपको अच्छी तरह रिवीजन हो जाएगा और वहां पे एग्जाम में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यहाँ समझते चलेंगे हम लोग। आप विपत्ति शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप पर बीती, इसका समास विग्रह होता है। ध्यातव्य है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यानी कि आप जो कर्ता पढ़े, कर्ता कर्म कारक उसी से रिलेटेड है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ भी अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। उम्मीद होगी कि आप लोग को अच्छे से समझ में, एक कारक का ही कारक से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। ठीक, तो कारक अगर आपको अच्छे से आता है तो ये समास भी समझ में आ जाता है, एक दूसरे से सब रिलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करा है कि घोंसले में चिड़िया है, तो में कौन सा कारक है? में जो शब्द है कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है अपदान कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है अधिकरण कारक। जब आप लोगों को पढ़ाया गया था कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से, इसमें आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। अब देखिए ऑप्शन डी आपका राइट है। एक्सप्लेन देखेंगे। घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में अधिकरण कारक प्रयुक्त है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त हो अधिकरण कारक कहलाता है। हिंदी में मुख्यतः 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। अधिकरण कारक का प्रसर्ग यानी चिन्ह जो होता है में और पर होता है, में और पर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी में कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग का, जिनका इंग्लिश होगा, जिनका संस्कृत का, संस्कृत में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कारक से पूछ सकता है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके से आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और उसमें दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, इसीलिए प्रीवियस पेपर लगाना जरूरी होता है। ये आपको क्वेश्चन कौन था देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 था। ठीक, अब हम लोग 42 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए 42 में आपको क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 42 और 43 के उत्तर दीजिए। आपको पैराग्राफ पढ़ना और पैराग्राफ के अनुसार आपको क्वेश्चन देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ो, हम लोग बढ़ेंगे। पैराग्राफ में किस तरह के दिया है, थोड़ा सा पैराग्राफ को देखेंगे, क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं, हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और भी हम लोगों को देखना है। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के ये सारे वाद सीमित हैं, किस पे हैं? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, राजनीतिक क्षेत्र तक। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर संसार में सारे वाद राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। ये आप लोग इसमें आप लोगों को पैराग्राफ में मिलेगा। थोड़ा देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ पे नजर डालेंगे। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं यह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट मिल जा रहा है। ठीक, इस तरीके से आप पैराग्राफ में ढूंढ करके लगा सकते हैं। पेपर में आपको पैराग्राफ करना पड़ेगा, इस तरह आंसर नहीं दिया रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 करा है। क्वेश्चन नंबर 43 करा है। देखिए कि 43 करा है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। तो गद्यांश में आप पढ़ेंगे तो आपको चीज मिलेगा। गांधीवाद का आधार राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 44 कह रहा है कि अनुक्रिया के रचनाकार कौन है? अनुक्रिया के
तो इसके हो जाएंगे आपके धर्मवीर भारती। और बाकी जितने हैं ये 3 ऑप्शन जो दिया है इनके बारे में नीचे इधर लिखा है, अच्छे तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। और धर्मवीर भारती और भी जितने रचनाएं होंगी उनको अच्छे तरीके से हम देख लेंगे। ठीक, देखिए अब लिखा है कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। यह काव्य विधा की रचना है। धर्मवीर भारती की अन्य काव्य रचनाएं इस प्रकार, जैसे ठंडा लोहा, अंधा युग। अंधा युग बहुत इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, इंपोर्टेंट है। 7 गीत वर्ष, देशांतर, शेष दिए गए साहित्यकारों की कृतियां इस प्रकार। ये तो था आपके धर्मवीर भारती का। तो ये अंधा युग जो है इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इनका देखते हैं हम लोग रांगेय राघव का। राघव जी का हम लोग देखते हैं। इनका देखिए लिखा है अजय, खंडहर, मेधावी, पंचाली, पिघलते पत्थर, राह के दीपक। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, भगवती शरण शर्मा जी के देखते हैं हम लोग। मधुकण, प्रेम करेक्ट, प्रेम संगीत मानव एक दिन। ये आपके भगवती शरण जी के सब रचनाएं हैं। ठीक, नागार्जुन जी का हम लोग देखते हैं। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। ये इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, इंपोर्टेंट है। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, तुमने कहा था। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। ये सब ध्यान रखिएगा, ये इनका है नागार्जुन जी का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग से पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन कौन था हमारे 44। क्वेश्चन नंबर 45 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है प्लुत स्वर कौन सा है। ओम ओम ओम, इस तरह के। देखिए आपका देखिए, आपका शुद्ध अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके बी हो जाएगा, ओम। करेक्ट, ओम प्लुत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषाओं में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। तो प्लुत स्वर का हम वैदिक काल के जो मतलब किसी को बुलाना हो, पुकारना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन, अब देखिए प्रयोजन का अगर देखा जाए तो प्रयोजन का लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य। बाकी ये जो है समानार्थी यानी कि पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ देखिए नियोजन अगर है तो नियोजन इसका क्या है, नियोजन शब्द प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। नियोजन का अर्थ होता है नियुक्त करना होता है। हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य प्रयोजन का समानार्थी है। उम्मीद होगी इससे आपको समझ, तो आपका ऑप्शन आपका राइट सी होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है रिजु का विलोम है, विलोम शब्द है रिजु। रिजु का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ठीक, अगर सरल का देखा जाए तो अब देखिए इनका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रिजु का विलोम वक्र होता है। सरल की सरल, सीधा, सरल, रिजु के समानार्थी शब्द। इसके क्या है, समानार्थी शब्द। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बता रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। मतलब किस विकल्प में जो विशेषण दिया है, एडजेक्टिव दिया है, उसका निर्देश गलत है, अशुद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी। सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए अब थोड़ा समझते चलेंगे। अरे वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, विशेषण का अशुद्ध निर्देशन है। वह सर्वनामिक विशेषण है। कह रहे कि विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं और बाकी इधर है आपके। ठीक, ये क्या है आपका सर्वनामिक विशेषण है, ना कि विशेषण है। अब देखिए विशेषण आपके 4 प्रकार कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और
परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपसे अगर विशेषण की संख्या पूछे तो आप ये आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद हुई आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या करा है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 करा है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध करता है। मतलब इस सेंटेंस से कौन से सर्वनाम को बता रहा है, आपको बताना है, उसका भेद बताना है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये आपका देखिए ऑप्शन आपका राइट ये होगा, निजवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा है। अब देखिए एक्सप्लेन को थोड़ा देखेंगे हम लोग अच्छे से, क्योंकि यहाँ से हमारा कई कंसेप्ट समझ में आएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता काम नहीं करता है। मतलब सब्जेक्ट को वो ये मतलब सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो होता है स्वयं कार्य नहीं करता है। सर्वनाम के कुछ भेद होते हैं, मुख्यतः 6 भेद होते हैं सर्वनाम। अगर आपसे पूछ सकता है कि सर्वनाम के प्रोनाउंस के कितने भेद हैं, देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको ये चीज अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन, इस पे स्टार लगा है, स्टार को हम लोग अच्छे तरीके देखिए। इसमें देखिए ये ऑप्शन आपका डी आयोग ने ऑप्शन डी माना है, ऑप्शन डी आयोग ने माना है। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि विकल्प में दिए गए चारों शब्द, यानी चारों शब्द चील, कढ़ी, सरसों, संतान स्त्रीलिंग है। यानी चारों ऑप्शन में स्त्रीलिंग है। इसमें पूछा है पुल्लिंग पूछा है। अगर यहाँ इसमें पूछा कौन पुल्लिंग है, लेकिन कह रहे कि प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, संतान को माना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब चीज अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया है कुछ पैराग्राफ, उसको पढ़ करके हम लोग करना है। ठीक, तो पैराग्राफ जो देखिए दिया है आपका, पैराग्राफ को देखेंगे अच्छे तरीके से। 51-52 क्वेश्चन करके दिया है। अब देखिए लिखा है, इस करे पंक्ति को पढ़ेंगे और उस पंक्ति के अनुसार से पूछा है कौन सा रस है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलेंगे, क्योंकि पंक्ति पढ़ेंगे तो ज्यादा हम लोग को समय लगेगा। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा, इसका आपका दिया है ऑप्शन बी है, वात्सल्य रस पूछा है। इस करे कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, ऑप्शन बी राइट होगा। करे उक्त पद्यांश के वात्सल्य रस में, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सलता होता है। ये ध्यान रखिएगा, अस्थाई भाव इसका पूछ सकता है। और कह रहे कि संतान विस्मय की रति है। वो कह रहे कि उक्त पंक्ति में राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है, राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, उपरोक्त पद किस कवि का है, यानी कि ऑप्शन आपका सी होगा राइट, तुलसीदास जी का। तो ये तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये पूछ भी सकता है कि बालखंड का इन्होंने कवितावली के बालखंड से लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है, 53 कर रहा है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सदंत, यानी कि अशुद्ध, शुद्ध पूछा है, सॉरी शुद्ध पूछा है, सही कौन सा है, तो यानी दंत होगा। अब यहाँ से अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। दंत करेंगे, सदंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। जैसे कंठ वर्ण में क ख ग घ, एक क से लेकर अंग तक आता है, और बाकी और आ ह भी आता है आपका कंठ वर्ण में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तालव्य जो है ई च वर्ग और स और य दोनों आता है। च वर्ग मतलब पूरा च छ ज झ यहाँ तक रहेगा, और स और य भी रहेगा हमारा तालब में। तो ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। मूर्धन्य में जो होता है, मूर्धन्य वर्ण में ट से लेकर अड़ तक, यानी ट ठ ड ढ अड़ा रहेगा आपका, और री र और ए स मूर्धन्य सही रहेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। दंत में कौन कौन आते हैं, त थ द ध न, त वर्ग पूरा आएगा, ल और स आ जाएगा। ये आपसे दंत वाला ही पूछा था। तो ल भी आपसे पूछ सकता, हो सकता है कि आने वाले अगले एग्जाम में आपसे ल के बारे में पूछ ले कि ल क्या है, दंत है कि मूर्धा है कि कंठ है कि तालप है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी गलत कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए गलत है, ठीक, और बाकी इधर सही है। कह रहे कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन इसमें अशुद्ध पूछा था। ठीक, देखिए हम लोग थोड़ा समझते चलेंगे एक्सप्लेन को। दिए गए कथनों में अशुद्ध कथन है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अन्य कथन शुद्ध है जिनका विवरण इस प्रकार दिया है। ज्ञ ज और य यानी य के योग से बना है, परंतु इसका उच्चारण दोनों से भिन्न यानी अलग है। ठीक, करेंगे छ जो है संयुक्त व्यंजन है जो क एवं छ से क और स के योग से बना है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि छ किन किन शब्दों से मिलकर बना है, एक कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा मतलब कि गलत है, अशुद्ध है। अशुद्ध आपसे पूछा है तो इसमें आपका हो जाएगा 55 है नहीं ये वाला, हाँ 55 है। उसके बाद ये आपका ऑप्शन सी, इसमें सी वाला गलत होगा, सी वाला गलत होगा, सी ऑप्शन। देखिए मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त है, अतः बहुवचन संबंध अशुद्ध है। मतलब इसमें मेरे शब्द जो है यहाँ पे एक वचन के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा स्वरूप है, यानी कि वॉइस हम पढ़ते वाच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इंग्लिश में रहता है और हिंदी में वाच इसको बोलते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट होगा, कर्तृवाच्य। राम आम खाता है में कर्तृवाच्य है। करे वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य होता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर दोनों को रिलेट कर पढ़े तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कुछ टॉपिक हैं जो सेम होते हैं। ठीक, अब देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है, इस पोयम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक, समझते चलेंगे थोड़ा सा। दो दी गई पंक्ति श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती और चमक। मनुष्य के लिए सम्मान तथा चूने के लिए जल। श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो ध्यान किया आप लोग श्लेष अलंकार आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध अगर पूछा है तो आपका ऑप्शन राइट ए होगा। ठीक, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं शुद्ध कौन अशुद्ध कौन, इसको समझते चलेंगे। यहाँ पे दिया अच्छे से, यानी ये अशुद्ध शब्द यहाँ शुद्ध है। देखिए चांद का चांद होगा, आंख का आंख, अंक का अंक, ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कर रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो कौन सी सही? आपका ऑप्शन डी राइट होगा। डी को देखते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों में सन्निधि की वर्तनी शुद्ध है, शेष सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है, और सन्निधि स्त्री लिंग शब्द है। हो सकता है देखिए आपसे पूछ सकता है कि ये सन्निधि कौन सा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको ध्यान रखिएगा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, जिसके अलग अलग रखने का काम पास रखने का भाव प्रकट होता है, इसका अर्थ भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषाई नियमों के ज्ञान पर, समय और अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, डी यानी ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अब देखिए यहाँ समझते चलेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। समस्याओं की पहचान को निदान भी करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान करके उनके समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। ये आपका था शिक्षण से पेडागोजी से थोड़ा क्वेश्चन था और बाकी ग्रामर से। ठीक, उम्मीद होगी चीज आप लोग को
हिंदी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो रही तो आप लोग कमेंट करते रहें आप लोग, ठीक। और कम समय है, इसमें ज्यादा ज्यादा रिवीजन करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से, और टॉपिक अपने नोट्स से पढ़ते रहें, और इस जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे तरीके करते रहें, आपका अच्छा खासा हिंदी में भी अच्छा खासा वेटेज बढ़ेगा, ठीक। और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको ज्यादा रिवीजन करिए। जो अगर मान लीजिए मैथ में नहीं आता है, तो मैथ पे ज्यादा हम टाइम देंगे तो हमारा उतना भी भला नहीं होगा, तो उतना ही करिए। मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। चलिए लास्ट में आप लोग बता दूंगा मैथ में किस किस टॉपिक को आप करेंगे तो आपका मैथ अगर जीरो लेवल है तभी भी आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है उसमें, ठीक। तो आप इस तरीके से वेटेज बढ़ाइए, आपका अच्छा खासा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक। उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। ये था आप लोग का 2019 का ये हिंदी का पेपर। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद होगी कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।